हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीश कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जिसे शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का एजेंडा बता दूं कि हम ये तो जानें कि मार्केट कैप होता क्या है, पर मेन इसका इस्तेमाल कैसे करना है इन्वेस्टिंग करते वक्त, जब हम छोटे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होते हैं तो मार्केट कैप का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो सारी चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जितनी भी चीजें आप इन वीडियो से सीखोगे प्लीज उसे कहीं नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि जब आगे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां जाकर के काम आएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, करेंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट करना होगा तो उसका जो शेयर मार्केट में करंट जो प्राइस चल रहा है उसे मल्टीप्लाई करना होगा उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से। बट डोंट वरी, आपको ये हर कंपनी का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स पे अलग अलग कंपनी का मार्केट कैप लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तब हम चलते हैं आगे, इनकी कैटेगरीज को देखते हैं, जिसमें आता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। पहले ये माना जाता था कि 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा का मार्केट कैप है तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में होगा। 5,000 करोड़ से लेकर के अगर 20,000 करोड़ के बीच का है तो उसे मिड कैप कैटेगरी माना जाता था। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का है तो उसे स्मॉल कैप में कंसिडर किया जाता था। ये सारी चीजें अभी भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो वहां से देखकर कभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं जो फॉलो करता हूँ वो सेबी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको। सेबी के अनुसार जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, टॉप की 100 कंपनीज, वो सारी कंसीडर की जाएंगी लार्ज कैप में। और 101 से लेकर के 250 कंपनी तक वो सारी आएंगी मिड कैप में। 251 से लेकर के जितनी भी कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारी के सारी स्मॉल कैप में कंसीडर होगी। ये तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एक छोटे से चीज को हम लोग सीखेंगे, एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में दूर करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर देखा है कि जब वो शेयर मार्केट में आते हैं पहली पहली बार तो उनके दिमाग में छोटा सा डाउट आता है। एग्जाम्पल रखता हूँ, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि कोई ए नाम की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए का है, और एक बी नाम की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 500 रुपए का है। तो लोगों को लगता है कि ये जो ए वाली कंपनी है छोटी कंपनी है, ये सस्ती कंपनी है, और ये जो बी वाली कंपनी है बड़ी कंपनी है, महंगी कंपनी है। अब सस्ते और महंगे को लेकर के जो कुछ और चीजें भी सीखनी पड़ेगी तो मैं आगे की वीडियोस में क्लियर करूंगा। पर मैं इस वीडियो में ये बात जरूर बता देता हूँ कि जो एक धारणा है ना ये, कि जो 100 रुपए वाला छोटा कंपनी है और 500 रुपए वाला जिसका शेयर प्राइस ये बड़ी कंपनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आगे आपको लाइव दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो, लार्ज कैप को मैंने ओपन किया है, जो टॉप की जो 12 कंपनीज है बड़े बड़े, ये सारी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन पे आ गई होंगी। तो आप देखो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, आपको शो हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप कितना है, लगभग 17 लाख करोड़ का। ये सारा फिगर जो है करोड़ में ध्यान रखना। और दूसरी कंपनी कौन सी है सेकंड नंबर पे, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 11 लाख करोड़ का। तीसरी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का। ऐसे ही आपको ये सारी दिख जाएंगी। जो सबसे जो आईटीसी है यहाँ पे 12वें नंबर पे है, ये 4,27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो अब यहीं से मैं आपको क्लियर करना शुरू करता हूँ। आप पहले टॉप की जो दोनों कंपनी को ही देख लो। तो टीसीएस का शेयर प्राइस है 3,000 रुपए का, और रिलायंस का शेयर प्राइस 2,500 का भी नहीं है, उससे भी कम है। तो ज्यादातर लोग को तो ये लगेगा कि टीसीएस का जो है ये ज्यादा महंगा है, ये ज्यादा बड़ी कंपनी है। अब अगेन कह रहा हूँ, महंगा है या सस्ता है वो हम आगे बात करेंगे, अगली 2-4 वीडियो के बाद आपको क्लियर कर दूंगा। बट इस वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि शेयर प्राइस को लेकर के कभी भी आपको ये जजमेंट नहीं करना चाहिए कि कौन सी कंपनी छोटी है या बड़ी है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी छोटी है या बड़ी है तो आपको मार्केट कैप देखना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया, टीसीएस ज्यादा बड़ी है रिलायंस? तो ऑफ कोर्स रिलायंस, इनका 17 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि टीसीएस आने वाले वक्त में रिलायंस को बीट कर सकती है? बिल्कुल। अगर इनका शेयर प्राइस बढ़ता है, मार्केट कैप इनसे बढ़ा जाता है, तो ये आगे चल करके इनको भी बीट कर सकती है। उसी तरीके से नीचे जितनी भी कंपनी आप यहाँ देखोगे तो बजाज फाइनेंस से लेकर आईटीसी तक, तो इनमें कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर जरा सा भी किसी कंपनी के शेयर प्राइस में कोई उछाल आया तो कभी भी इनकी रैंकिंग में ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको यहां तक लाने का बस यही मकसद था कि आपको ये समझा सकूं कि मार्केट कैप देख करके ही आपको जज करना चाहिए कि कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी है। कभी शेयर प्राइस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ आप देखोगे तो 101 के बाद की कंपनी है, तो 12 कंपनी यहाँ भी मैंने उठा ली है। तो इनका आप देखोगे, जैसे ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, इनका लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये सारी है मिड कैप कंपनीज, क्योंकि टॉप जो 100 कंपनीज थी वो सारी है लार्ज कैप। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखना अगेन, जो मैंने पिछले साइड पे किया भी है। यहाँ दो कंपनी के देखो, पहला बोश और दूसरा ये जो पीएनजी है। इन दोनों कंपनी के शेयर प्राइस को अगर आप नोटिस करोगे तो 16,500 और या फिर 14,500 रुपए के आसपास का इनका एक शेयर है। तो ये देख करके तो किसी को भी लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इस पे तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। पर जबकि इनका मार्केट कैप देखोगे तो 50,000 करोड़ का भी नहीं है। जबकि आप पिछले स्लाइड पे ही लेकर चलता हूं आपको, आप अभी लार्ज कैप कंपनीज के मार्केट कैप देखो तो 16 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। जबकि मिड कैप कैटेगरी में आप यहाँ नोटिस करो तो 50,000 करोड़ से नीचे का है। तो अगेन, आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको शेयर प्राइस से जज नहीं करना है किसी कंपनी को। आइंदा कभी भी अगर आपको छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट कैप के हिसाब से छोटी कंपनियां देखनी चाहिए। अगर आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आपको मिड कैप में जाना चाहिए। लार्ज कैप में जाना है तो आपको अगेन कह रहा हूं मार्केट कैप ही देखना चाहिए। शेयर प्राइस से आपको बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो चलो अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे कि मार्केट कैप का इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। तो इस स्लाइड पे जितनी चीजें बताने वाला हूं प्लीज उसको नोटबुक में कहीं लिख लेना, ये आपको बहुत ज्यादा आगे काम आने वाला है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा तीन कंपनियों का। पहली कंपनी ले लेते हैं ए, दूसरी कंपनी ले लेते हैं बी, तीसरी कंपनी ले लेते हैं सी। अब इन तीनों का ही जो शेयर प्राइस है मैं लिख देता हूँ, तीनों ही 1,000 रुपए का शेयर प्राइस मानता हूं मैं। बट यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, कि ये जो ए कंपनी है ये है लार्ज कैप, बी कंपनी है मिड कैप और सी कंपनी है स्मॉल कैप। ऐसा पॉसिबल है, आपने देख लिया, शेयर प्राइस से डिपेंड नहीं करता है बड़ी या छोटी कंपनी पे, राइट। तो अब जो चीज मैं बताऊंगा सारी चीजें क्लियर करना है। जितने भी आपको ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये एक एक करके मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं, ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव हो उसको फुलफिल करने के लिए आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सको। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लेके चलते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या, कि वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि यार मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरा पैसा बढ़ जाए पर बहुत ज्यादा डूबने के चांसेस ना हो, इस तरीके कोई झंझट नहीं पालना चाहता है वो। तो उन लोगों को लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में आपको लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। अब ये दोनों क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि मैंने लिक्विडिटी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होगी कि इस सीरीज की किसी भी वीडियो को मिस मत करना, वरना बहुत सारा नॉलेज या एक्सपीरियंस रह जाएगा। तो मैं अगेन से थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होता है। कि जब कोई एसेट होता है तो उसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सको, तो इस चीज को लिक्विडिटी से आप डिफाइन कर सकते हो कि जितनी ज्यादा हाई लिक्विडिटी होगी उसको कैश में कन्वर्ट करना उतना ही आसान होगा आपके लिए। पर जितनी ही लो लिक्विडिटी होगी मतलब उसको तुरंत से कैश में कन्वर्ट करना उतना ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग अभी समझेंगे, सारी चीजें आराम से समझना। और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना वो डाउट। या तो मैं कमेंट में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिक्विडिटी को समझना शुरू करते हैं किस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। मैंने क्या कहा कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा सेफ रहता है, थोड़ी सी हाई लिक्विडिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 1,000 रुपए का शेयर मान लो लिया, आपने इस कंपनी के 10 शेयर लिए, टोटल आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब आपने तो ये सोचा था कि मैं इसको अगले 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए रखूंगा। तो आप जानते हो कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कि कब अचानक से घर में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मान लो कि आपको ये जो कंपनी का शेयर है ये बेचना पड़ जाए, और 3 साल बाद अगर आपको ये बेचना पड़ रहा हो और ये 10,000 रुपए बढ़ करके, आपके एग्जाम्पल के लिए समझ रहा हूँ, ये 16,000 रुपए हो रखे थे। तो जब आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो ये तुरंत से बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि ये हाई लिक्विडिटी इसके अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बायर्स की संख्या, सेलर्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हमेशा मिलेंगे आपको। जबकि इसके विपरीत अगर आप स्मॉल कैप में जाओगे जिसमें लिक्विडिटी लो होने का मतलब क्या है, कि मान लो अगर आपने इसकी भी 10 स्टॉक को खरीदा होता और इमारती इसका ज्यादा रिटर्न बन गया होता, एग्जाम्पल के लिए बस ले रहा हूं कि यहाँ पे ये जो 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था ये बढ़ करके आपका 30,000 रुपए हो गया होता। पर जब क्या होगा, जब आप इसे मार्केट में बेचने जाते हो तो आप बेच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने वाला उस वक्त पे उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत बार ऐसा देखा गया है, या तो अपर सर्किट लगा हुआ रह जाता है,
या फिर लोअर सर्किट लगा हुआ रह जाता है, तो कई बार या तो बेचने वाले लोग नहीं है या खरीदने वाले लोग नहीं है, तो खरीदना भी मुश्किल हो जाता है कई बार और बेचना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कंजर्वेटिव के हैं, कि इतनी झंझट नहीं पालना चाहते, आप चाहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा मेरा पैसा बढ़ते रहे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, तो आपको लार्ज कैप कैटेगरी पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक लिक्विडिटी का समझ में आ गया आपको। अब आपको दूसरा बताता हूं, आपको वॉलेटिलिटी और ये स्टेबिलिटी दोनों का कंबाइन करके बताता हूं, समझाता हूं, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मान लो लार्ज कैप था जिसका शेयर प्राइस भी 1,000 रुपए था। तो कई बार आप जानते हो कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती है, कभी भी उठता है और कभी भी गिरता है। तो उस कंडीशन पे ये जो लार्ज कैप है, इसके अंदर अगर उछाल भी आएगा तो थोड़ा थोड़ा आएगा, गिरावट भी आएगी तो थोड़ी थोड़ी आएगी, मतलब धीरे धीरे ऊपर नीचे कर करके आगे बढ़ेगा, अगर ये अच्छी कंपनी है तो। सिंपल समझ में आया। पर इसी की विपरीत अगर मैं सबसे नीचे कंपैरिजन करता हूँ स्मॉल कैप से, अगर आपने इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, कि जब मार्केट उठता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा उठ जाएगा, और जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिर जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल आगे लेकर समझाता हूँ, कि अगर मान लो कि 1,000 रुपए का शेयर प्राइस था ये लार्ज कैप में, और अगर मान लो अचानक से मार्केट गिर गया और उसी टाइम आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये लार्ज कैप हो सकता है कि 1,000 रुपए से गिर करके 800 रुपए पे आ गया हो। इसी के रिलेटेड अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, तो ये 1,000 रुपए का स्टॉक सेम मार्केट जब गिरा है, तो ये हो सकता है कि आपको 650 रुपए से 700 रुपए पे आ गया होगा यहाँ पे। पर अगर स्मॉल कैप की बात करूं, तो ये हो सकता है कि आपका 400 रुपए से 500 रुपए भी आ सकता है, मतलब 50%, या कभी कभी उससे भी ज्यादा डाउन हो सकता है। तो इमेजिन करो कि आपने पैसे डाले थे और अचानक से आपको जरूरत पड़ गई और मार्केट उस टाइम गिरा हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉस में भी निकालना पड़ता है, या जितना पहले से प्रॉफिट आ रखा होता था वो सारा घट चुका होता है। तो इस वजह से आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है, पहला तो बता दिया मैंने कंजर्वेटिव, कि आप इतना ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहते यार, आप थोड़ा स्टेबल तरीके से धीरे बढ़ना चाहते हो, तब तो आपको लार्ज कैप में ही लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब आप 3 साल से 4 साल के लिए ज्यादा ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको लार्ज कैप में ही रहना चाहिए, क्योंकि लो वॉलेटिलिटी की वजह से आपको एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, कि आपको भले ही थोड़ा सा ठीक ठाक रिटर्न आएगा, पर लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो कंपैरेटिवली यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम है। ये चीज क्लियर हुआ। और साथ साथ में जो मैंने रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है ये भी मैं साथ साथ बता ही देता हूँ, कि जैसे देखो जो लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, तो ये तुरंत से डिफॉल्ट नहीं हो सकती, मतलब रेयर ही कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनी अचानक से डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, ऐसा रेयर ही कभी होता है, बहुत ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पर बहुत कम होता है। स्मॉल कैप के रिस्पेक्ट में, मिड कैप के रिस्पेक्ट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इनके डूबने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहता है। ये क्लियर हुआ आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, प्लस अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए। बट अब बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, जो बोलता है कि हाँ रिस्क लेना है ले लेंगे, वॉलेटिलिटी झेल लेंगे, मतलब उतार चढ़ाव झेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, और हम चाहते हैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, बहुत लंबे समय के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना कर देगा स्मॉल कैप। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा पिछले जब मैं स्लाइड्स पे, कि स्मॉल कैप का जो सबसे हाईएस्ट है लगभग 17,500 करोड़ का ही मार्केट कैप था, और इमेजिन करो जो लार्ज कैप का था वो लगभग 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। तो आप ये डिफरेंस देखो कि स्मॉल कैप के अंदर कितना बड़ा बनने तक का पोटेंशियल हो सकता है, कि अगर हम लोग जो अभी पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे बेसिक्स की, तो इसको अगर हम स्टडी करके ढंग से इस पे प्रैक्टिस करके अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक को हमने चूज करना सीख लिया, जिसके अंदर ये पोटेंशियल हो कि आगे चल करके वो अच्छा मिड कैप या बड़ा लार्ज कैप बन जाए, तो सोचो कितना ज्यादा पैसा बन सकता है। तो मैं अगर बात करूं ग्रोथ पोटेंशियल की, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा आपका पैसा बनेगा स्मॉल कैप में, उससे कम पैसा बनेगा मिड कैप में, और सबसे कम बनेगा लार्ज कैप में। तो जाहिर सी बात है ना, रिस्क ज्यादा स्मॉल कैप में है तो प्रॉफिट भी इसी में ज्यादा बनना चाहिए, पर वो तभी बनेगा जब आप गैम्बलिंग ना करके सीख समझ करके इनके फाइनेंशियल्स को रीड करके, आने वाली सारी पॉसिबिलिटीज को रीड करके अगर आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं तो अभी तक मैंने आपको कंजर्वेटिव नेचर का भी बता दिया, शॉर्ट टर्म का भी बता दिया, मैंने आपको एग्रेसिव नेचर का भी बता दिया, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। बट मैं अब बताता हूं आपको कि हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। मैं कैसे बनाता हूं मैं अपना शेयर कर रहा हूं, बाकी इन द एंड मर्जी आपकी है। देखो मैं इस बात को जानता हूं कि मैं कभी भी कितना भी प्रिडिक्ट कर लूं, कभी भी कोई कंपनी या मार्केट मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी।
ये तो सच है भाई। तो इस बात पे बिलीव करते हुए मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं चाहे 10 साल या 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ कि अपना जो 20% पैसा है वो लगाता हूँ लार्ज कैप पे, 30% जो पैसा है मेरा वो लगाता हूँ मिड कैप में, और लगभग 50% जो पैसा है वो लगाता हूँ मैं स्मॉल कैप में। ध्यान रखना कि मेरे इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है, 10 साल से 15 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो भी मैं ये करता हूँ। और अगर आप कम ईयर के लिए कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली आपको लार्ज कैप में ज्यादा लगाना चाहिए, मिड कैप में ज्यादा लगाना चाहिए, और स्मॉल कैप में और भी कम लगाना चाहिए। तो अब मैं ऐसा करता क्यों, क्योंकि भाई मैं भविष्य नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे पता है कि ये जो लार्ज कैप है इससे मेरे को हाई लिक्विडिटी मिल जाएगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। स्मॉल कैप से बात करूं तो मेरे अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा। और मिड कैप जो है वो इन दोनों का ही थोड़ा सा मिक्सचर है, कि जिसमें अंदर थोड़ी सी ठीक ठाक लिक्विडिटी, ठीक ठाक स्टेबिलिटी और ठीक ठाक ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से डाइवर्सिफाई करता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब डाइवर्सिफिकेशन से एक बात याद है कि आपको हमेशा प्लीज याद रखना कि कभी भी अपना, कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी लगे, कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डाल देना। मैं कभी ये नहीं करता हूँ। मैं अपना पैसा गोल्ड में भी रखता हूँ, मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी रखता हूँ, कुछ पैसा मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करता हूँ, डेट मार्केट में, या फिर अगर डायरेक्ट इक्विटी में भी डालना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी, इंश्योरेंस में भी डालता हूँ, रियल स्टेट में भी डालता हूँ। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ सब जगह पे डाल दो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, फिर भी पर जैसे जैसे आप कमाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि लोग ये करते हैं कि उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, तो क्या करते हैं सारा पैसा यहीं डाल देते हैं। या कुछ लोग को लगता है रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, तो सारा पैसा वो वहीं डाल देते हैं। यार उससे क्या होता है, अगर कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट गई तो आपको बैंकरप्सी पे लेके जा सकती है। तो इस चीज के लिए प्लीज ध्यान रखना, कभी भी सारा पैसा एक एसेट में मत डालना, अलग अलग जगह डालना, डाइवर्सिफिकेशन करना। इससे क्या होगा कि आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड हो जाएगी और ग्रोथ पोटेंशियल भी आपका बना रहेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, इस तरह के जो इंडेसेस होते हैं इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई आपको कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो में इवन मार्केट कैप के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज से कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वहीं आंसर कर दूंगा, वरना एक अलग सी वीडियो में बना दूंगा। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस लेने में, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कोशिश की जाएगी आपको जल्द से जल्द पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। तो विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।